नेटवर्क और स्टोरेज रिसोर्सेज क्या है अज़ूर में। आज हम आइडेंटिटी, एक्सेस एंड सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे। अगर आइडेंटिटी, एक्सेस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो सबसे पहला है हमारे पास अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, अभी अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर का क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस है। क्या फीचर्स इंक्लूडेड है इसमें? तो पहले तो हमको ऑथेंटिकेशन सर्विसेज देता है। कोई भी यूजर साइन इन कर सकता है किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। अगर यूजर के पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, मतलब अज़ूर आईडी का अकाउंट नहीं है, तो वो एक्सेस नहीं कर सकता। सिंगल साइन ऑन का फीचर मिलता है। एप्लीकेशन मैनेजमेंट, बिजनेस टू बिजनेस कनेक्टिविटी और बिजनेस टू कस्टमर आइडेंटिटी सर्विसेज मिलती है। डिवाइस मैनेजमेंट की भी सर्विसेज मिलती है अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू। यानी हमारा जो इंट्यून है डिवाइस मैनेजमेंट का पोर्टल, वो काम करता है अज़ूर एडी के साथ ही, बिना अज़ूर एडी के वो काम नहीं कर सकता। उसके बाद है हमारे पास अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज क्या है? सिर्फ अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की बात करें, तो जैसे हमारे पास ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी में हमने विंडोज सर्वर 2016 2019 में एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पढ़े हैं, जो ऑन प्रेमाइज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है। उसी का ही एक वर्जन क्लाउड में दिया गया है, अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी डिफरेंट है, अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज डिफरेंट है। अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप सिर्फ यूजर बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, उतना ही है आपके पास एक्सेस। जबकि अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में आपके पास ज़्यादा कंट्रोल है। आप ग्रुप पॉलिसी भी लगा सकते हो, ओयूज़ भी बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो जैसे ऑन प्रेम में करते हो। ठीक है? लेकिन ये काम कैसे करता है? सो ये मेरा अज़ूर एडी का टेनेंट है, ये ऑन प्रेमाइज एक्टिव डायरेक्टरी है। ठीक है? ऑन ऑन प्रेमाइज एक्टिव डायरेक्टरी के रिसोर्सेज हम सिंक करते हैं अज़ूर एडी के टेनेंट पे, अज़ूर एडी कनेक्ट सिंक के थ्रू या हमारे एडी कनेक्ट टूल के थ्रू। ठीक है? क्या-क्या सिंक होता है? यूजर सिंक होते हैं, ग्रुप्स, उनके पासवर्ड्स और उनके एसआईडीज़ अज़ूर एडी पे सिंक होते हैं। ठीक है? और ऑटोमेटिक बैकग्राउंड सिंक में होता है हमारे वर्चुअल नेटवर्क पे, मैनेजमेंट डोमेन पे सब कुछ हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है? गेन द बेनिफिट ऑफ क्लाउड बेस्ड डोमेन सर्विसेज विदाउट मैनेजिंग डोमेन कंट्रोलर। मतलब डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय किए बिना ही, ठीक है, आपको डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय करके मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के पास जाओ, बोलो भाई मुझे एग्जूर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा भाई ये ले ले, इतना मंथली रेंटल तेरे को लगेगा, मैं तेरे को सर्विसेज दे देता हूँ। ठीक है? फायदे क्या है? तो हमारे पास जो भी हमारे लीगसी एप्लीकेशंस है, लीगसी एप्लीकेशंस क्या है? भाई जो भी हमारे पुराने एप्लीकेशंस है जो ट्रेडिशनल मेथड से चलते हैं, जो मॉडर्न ऑथेंटिकेशन सपोर्ट नहीं करते हैं क्लाउड में, वो सब हम यूज कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिकली सिंक करता है हमारे अज़ूर एडी के साथ। अज़ूर एडी के साथ ऑटोमेटिकली सिंक करता है। तो हमें फीचर क्या मिलता है अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी में? ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन दोनों मिलता है। तो भाई दोनों में क्या फ़र्क है? पहले तो ऑथेंटिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन बोलता है आइडेंटिफाइज द पर्सन और सर्विस सीकिंग टू एक्सेस अ रिसोर्स। मतलब कौन-सा बंदा सर्विस या कोई रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है। कोई सर्विस को या कोई रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है। उसका आइडेंटिफिकेशन वैलिडेट करता है। जैसे हमारा आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। भाई तू ही ये बंदा है, ऐसा वैलिडेट करता है। रिक्वेस्ट लेजिटिमेट एक्सेस क्रेडेंशियल्स। रिक्वेस्ट लेजिटिमेट एक्सेस क्रेडेंशियल्स। भाई आप ओरिजिनल हो नहीं हो उसको प्रूव करो यूजर नेम पासवर्ड से, टोकन से, वगैरह वगैरह। बेसिस फॉर क्रिएटिंग सिक्योर आइडेंटिटी एंड एक्सेस कंट्रोल प्रिंसिपल्स। तो आपको कुछ भी अज़ूर में एक्सेस करना है, उसका ये बेस है। ठीक है? इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपको सिक्योर आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा और सारे प्रिंसिपल्स, यानी जो भी हमने पॉलिसीज अप्लाई की है, कंट्रोलिंग कर रहे हैं हम, वो आइडेंटिटी के थ्रू ही एक्सेस की जाएगी। तो भाई ऑथराइजेशन क्या है?
सो ऑथराइजेशन ये बताता है determines an authenticated person's or service level of access. तो ऑथराइजेशन ये बोलता है भाई जो भी आइडेंटिटी मैंने वैलिड की, भाई मैंने यूजर ए है उसको वैलिडेट की, हाँ भाई यूजर ए है, तो यूजर ए क्या क्या एक्सेस कर सकता है और कौन से लेवल पे एक्सेस कर सकता है, वो हम ऑथराइजेशन पे डिफाइन करते हैं। भाई मैंने उसको बोला है तो वर्चुअल मशीन एक्सेस कर सकता है, लेकिन वर्चुअल मशीन में भी तो क्या कर सकता है, वर्चुअल मशीन ऑन कर सकता है, ऑफ कर सकता है, नया वर्चुअल मशीन बना सकता है, ठीक है, वर्चुअल मशीन के सेटिंग्स मॉडिफाई कर सकता है, यानी साइज चेंज कर सकता है, एक्सेट्रा। Also it defines which data they can access and what they can do with it, ठीक है, ये हम ऑथराइजेशन में देते हैं। उसके बाद है Azure मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एडिशनल सिक्योरिटी। भाई यूजर के पास यूजर नेम पासवर्ड तो है, वो तो प्राइमरी क्रेडेंशियल्स हुआ, प्राइमरी ऑथेंटिकेशन हुआ। मल्टी फैक्टर मतलब हम डुअल फैक्टर नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, मल्टी फैक्टर मतलब एक ऑथेंटिकेशन तो है, दूसरा भी उसको प्रूव करना है। एडिशनल लेयर सिक्योरिटी है, प्रोवाइड्स एडिशनल सिक्योरिटी for your identities by requiring two or more elements of for full authentication। मतलब आपको एक या एक से ज्यादा, एक से काम नहीं चलेगा, एक से ज्यादा आपको ऑथेंटिकेशन मीडियम से प्रूव करना पड़ेगा, भाई हाँ ये क्रेडेंशियल यहाँ आप ही लॉगिन कर रहे हो, ये आपका ही अकाउंट है। समथिंग यू नो, ठीक है, यानी यूजर नेम पासवर्ड आपको पता है। समथिंग यू पजेस, क्या पजेस कर सकते हो, भाई मोबाइल पे ऐप है, ऑथेंटिकेटर ऐप वैलिडेशन के लिए, या एक्सेस कार्ड है आपके पास। और समथिंग यू आर भाई मैं इस नाम का यूजर हूँ और ये मेरा टोकन है। जब ये यूजर नेम पासवर्ड वैलिडेट होगा एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, वो एक टोकन इशू करेगा और हमारा क्रेडेंशियल्स वैलिडेट किया जाएगा, भाई मैं ही ये बंदा हूँ, ये मुझे पता है मेरा यूजर नेम पासवर्ड और मैं इसको ऑथेंटिकेटर ऐप से रीवेरीफाई भी करता हूँ। सो ये हमारा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल आइडेंटिटीज है, B2B, राइट, यानी भाई अज़ूर के अलावा, ठीक है, यहाँ अज़ूर पे ही, ठीक है, अज़ूर पे ही दूसरे यूजर्स का, यहाँ नॉन अज़ूर पे जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ठीक है, गूगल हो गया या अज़ूर पे ही हो गया या कोई और जगह पे सेल्सफोर्स में हो गया, उनका आईडी वहाँ पे है, तो आप उनको इनवाइट करके आप अपने अज़ूर आईडी में बुला सकते हो। आपको उसको उसका अकाउंट अज़ूर आईडी में बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो एज़ अ गेस्ट आएगा, एक्सटर्नल यूज़र आएगा, लेकिन आप उसको अपने रिसोर्सेज़ पे एक्सेस दे सकते हो अकॉर्डिंगली व्हाट यू वांट टू डू विद द, भई आप चाहते हो कि आपका कोई वेंडर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आईसीआईसी बैंक ने अपना अकाउंट, क्लाउड का अकाउंट मैनेज करने के लिए टीसीएस को देके रखा है या विप्रो को देके रखा है। ठीक है? तो विप्रो के पर्सन को रिसोर्सेज़ पे एक्सेस चाहिए, तो आईसीआईसी बैंक का एडमिन क्या करेगा? विप्रो वाले बंदे का आईडी लेगा, अपने टेनेंट में मैप करेगा और बोलेगा भाई ये wipro.com का बंदा है, जिसका अकाउंट दूसरे अज़ूर टेनेंट पे है या गूगल जी सूट पे है, सेल्सफोर्स पे है, तो इसको मैं एक्सेस देता हूँ, मेरे रिसोर्सेज़ पे ये काम कर सकता है, इस लेवल का मैं एक्सेस देता हूँ, ऑथराइज़ेशन कर सकता है। इसी तरह हमारे पास B2C है, B2C क्या करता है? कंज्यूमर्स ऑफ योर पब्लिश्ड ऐप, तो हमने जो अज़ूर एडी में ऐप या कुछ भी पब्लिश किया है, उसको आपको एक्सेस करवाना है। अज़ूर के इनसाइड एक्सेस नहीं करना है, लेकिन अज़ूर पे मेरी जो ऐप पड़ी है, सर्विसेज़ पड़ी है, जैसे आईसीआईसी बैंक ने यहाँ पे एप्लीकेशन होस्ट करके रखी है नेट बैंकिंग की। तो इस नेट बैंकिंग की एप्लीकेशन पे उसके कस्टमर्स आके अपना अकाउंट बैलेंस चेक करेंगे, ट्रांज़ैक्शंस करेंगे वगैरह-वगैरह। तो वो आईसीआईसी बैंक के कस्टमर्स हो गए, तो उनको भी तो एक्सेस देना पड़ेगा भाई आईसीआईसी बैंक के यूज़र्स को। तो ये एप्लीकेशन में जो भी यूज़र्स लॉगिन करेंगे तो वो सेव कहाँ होंगे? तो वो हमारे अज़ूर एडी में ही होंगे, लेकिन वो B2C के सेगमेंट में सेव होंगे, वो B2B के सेगमेंट पे सेव नहीं होंगे क्योंकि वो कस्टमर्स है। वो स्पेसिफिक रिसोर्स के अंदर जो सर्विस है उसको एक्सेस करेंगे, रिसोर्स को एक्सेस नहीं करेंगे। और इसको और थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाने के लिए, सिक्योर करने के लिए हमारे पास है सर्विस नोन एज़ कंडीशनल एक्सेस। सो कंडीशनल एक्सेस में क्या होता है? इट इज़ अ सर्विस यूज्ड बाय अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी टू ब्रिंग सिग्नल्स टुगेदर
to make decisions and enforce organization policies. मतलब मैं चाहता हूँ भाई पहले तो मेरा यूजर वैलिडेट करो, यूजर ने लॉगिन कर लिया, ऑथेंटिकेशन कर लिया, ठीक है, उसके बाद उसके ग्रुप का मेंबरशिप वैलिडेट करो, अच्छा भाई इस ग्रुप का है, ठीक है, इस ग्रुप का है, अगर इस ग्रुप का है तो भाई उसका लोकेशन मैच करो, लोकेशन मैंने परमिट दिया है ऑस्ट्रेलिया का परमिट नहीं है और ऑस्ट्रेलिया का यूजर है तो डिनाई कर दो, अगर परमिट है तो भाई उसका डिवाइस भी वैलिडेट करो, भाई वैलिडेटेड डिवाइस से लॉगिन कर रहा है यानी मेरा लोकेशन डिवाइस, अभी उसके पास थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उस डिवाइस पे, वो एप्लीकेशन अपडेटेड है, कंप्लायंट है तो उसको एक्सेस देना है। फिर कोई रियल टाइम रिस्क आया क्या है, उसने कुछ ऐसा टूल डाउनलोड किया जिससे मशीन रिस्क में हो वगैरह, वो ये सारा सिग्नल्स वैलिडेट हो गया, सारा कंडीशंस वैलिडेट हो गया, उसके बाद यहाँ तो उसे ब्लॉक एक्सेस दे देगा, अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुआ, मेट हो गया तो यहाँ तो उसे मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन से रीवैलिडेट भी करना पड़ेगा या उसे सीधा अलाउ एक्सेस भी मिल जाएगा, अलाउ एक्सेस मिल जाएगा तो वो एप्स एंड डेटा एक्सेस कर सकता है। ये हमारा कंडीशनल एक्सेस इस तरह काम करता है। क्लियर है यहाँ तक? संतोष सर, ये एमएफए का पूरा नाम क्या बताया था सर आपने? रिक्वायर एमएफए जो है ना यहाँ पे, हाँ, इसका क्या पूरा नाम बताया था ये आपने? तो कॉमेडी कर दी। कॉमेडी कर दी। ओके, मल्टी फैक्टर, हाँ यस। हमने अभी तो पढ़ा। वो नहीं, वो ये होता है, देखा, पार्टी में ध्यान रखने का यही होता है। नहीं सर, वो नेफ्यू आ गया था, वो रो रहा था, उसको नीचे भेजा मैंने अभी। सर, इसमें आप एक्सेस कार्ड के बारे में कुछ बात कर रहे थे, वो एक्सेस कार्ड मतलब क्या रहेगा, उसमें क्या रहेगा एक्सेस कार्ड मतलब? चिप बेस्ड एक्सेस कार्ड रहता है, वो आपके पास डिवाइस होना चाहिए, वो डिवाइस आपके यूएसबी पोर्ट पे कनेक्टेड रहेगा, वो आप एक्सेस कार्ड दिखाओगे तभी वो वैलिडेट हो पाएगा आपको फोन में, जैसे हमारा ऑथेंटिकेटर ऐप है, पासवर्ड या इनबिल्ट भी आता है ना, इनबिल्ट भी आता है ना। हाँ, इनबिल्ट आता है कोई लैपटॉप पे, मोस्टली है ना, फॉरेन के जो लाते हैं ना गेस्ट, उसके पास देखा है मैंने। हाँ, उनके पास इनबिल्ट आता है लैपटॉप्स में, लेकिन अभी इंडिया में उसका इतना फिजिबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ तो एप्लीकेशन से करते हैं ना ऑथेंटिकेटर एक्सेस। हाँ, ऑथेंटिकेटर ऐप से। उसके अलावा हमारे पास और एक लेयर है सिक्योरिटी का, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस आपने भी दे दिया, ठीक है, जैसे हम पहले भी देखे हैं एक्टिव डायरेक्टरी में रोल बेस के हिसाब से दे दिया, भाई ये एप्स का यूजर है तो इनको एप्स के रिलेटेड एक्सेस दो, ये इस चीज का यूजर है तो इनको इस चीज का एक्सेस दो, इस तरह रोल बेस एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है, उसे हम फाइन ग्रेड एक्सेस मैनेजमेंट बोलते हैं। वी कैन सेग्रेगेट ड्यूटीज within the team and grant only the amount of access to users that they need to perform their jobs. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यूजर भाविक है और कुंदन है, मैं बोलता हूँ कुंदन सिर्फ वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता, और मैं चाहता हूँ भाविक वर्चुअल मशीन डिलीट कर सकता है लेकिन उसे शट डाउन नहीं कर सकता, ठीक है, उसे शट डाउन नहीं कर सकता, तो डिलीट कैसे करेगा, शट डाउन होगी तो ही डिलीट कर सकता है, यानी जब तक शट डाउन नहीं होगी तब तक वो डिलीट भी नहीं कर सकता, ठीक है, तो एक लेवल का वैसे ही मैं सिक्योरिटी लगा रहा हूँ, तो मैं उसको बोलूंगा भाई लेकिन कुंदन को सिर्फ इस रिसोर्स ग्रुप पे एक्सेस है और भाविक को सिर्फ इस रिसोर्स ग्रुप पे एक्सेस है, तो जिसका जिस तरह का काम है उस तरह का ही मैं एक्सेस दे रहा हूँ, यानी मुझे लोड लेने की जरूरत नहीं है बाकी रिसोर्सेस पे। So it enables access to the Azure portal by controlling access to the resources. उसके बाद एक अच्छा टॉपिक है हमारे पास जीरो ट्रस्ट, राइट, वी कैन सिक्योर असेट्स वेयर दे आर विथ जीरो ट्रस्ट, राइट, सिंप्लीफाई सिक्योर एंड मेक इट मोर इफेक्टिव, तो हमारे पास जीरो ट्रस्ट है, ये हमारा क्लासिक अप्रोच क्या है, रिस्ट्रिक्ट एवरीथिंग टू अ सिक्योर नेटवर्क, यानी जब तक आप इस नेटवर्क में लॉगिन नहीं करते, वीपीएन नहीं कनेक्ट करते तो आपका कुछ चलेगा ही नहीं, ऐसा होता है ना कभी कभी, भाई वीपीएन कनेक्ट करूंगा तो ही वो वैलिडेट करेगा, नेटवर्क स्कैन करेगा, फिर ही मुझे ये एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन फलाना एप्लीकेशन एक्सेस करने देगा, होता है ऐसा नहीं? या मैं ऑफिस के नेटवर्क में जाके बैठूंगा तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। आउट ऑफ नेटवर्क से अगर हम लोगों को यूज करना है तो वीपीएन यूज कर सकते हैं, वही वाला कंसेप्ट है ना। करेक्ट, लेकिन जीरो ट्रस्ट में ऐसा नहीं है, जीरो ट्रस्ट में आप कहीं पे भी बैठे हो
प्रोटेक्ट्स असेट्स एनीवेयर विद सेंट्रल पॉलिसी। सेंट्रल पॉलिसी लग गई, वो पॉलिसी के बेस पे आपका असेट सिक्योर करके रखेगा। असेट्स ठीक है। जैसे असेट्स सिक्योर्ड हो गया तो वो दे कैन इजीली मतलब वो मतलब एक्सेस कर सकता है ना। हाँ, उसमें जैसे कोई वो वैलिडेट access करेगा कंडीशंस करे बहुत सारे। तो असेट्स के ऊपर है ना उसके। हाँ, असेट पे ही पॉलिसी लगेगा ना। ओके करेक्ट। ठीक है, तो असेट असेट भाई डोमेन में है कि नहीं, उसके बाद एवी है कि नहीं, उस पे एवी अपडेट है कि नहीं, ये सारी सेंट्रल पॉलिसी से पॉलिसी पुश करके वैलिडेट करेगा। सारे कंडीशंस मैच होंगे तो सीधा आपको इंटरनेट से ही सब कुछ एक्सेस करने देगा। आपको ना वीपीएन की जरूरत है, ना ही आपको खुद के लैंड नेटवर्क में जाके, ऑफिस के नेटवर्क में जाके बैठने की जरूरत है। उसके अलावा हमारे पास डिफेंस इन डेप्थ है। सो डिफेंस इन डेप्थ क्या है? एक लेयर्ड अप्रोच है डेटा को सिक्योर करने के लिए। A layered approach to securing computer systems provides multiple levels of protection. Attacks against one layer are isolated from subsequent layer. मतलब अगर मेरा नेटवर्क लेयर पे अटैक भी आया तो वो इस लेयर पे या इस लेयर पे उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, वो उसी लेयर पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि दूसरे लेयर में जाने के लिए उसको प्रूव करना पड़ेगा वापस, भाई तू वही बंदा है कि नहीं। अटैकर है तो अटैकर तो हर बार आइडेंटिटी प्रूव नहीं कर सकता, और नहीं प्रूव कर सकता तो ब्लॉक हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। फिर उसके बाद हमारे पास है क्लाउड में, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट का एंटीवायरस है। माइक्रोसॉफ्ट का एंटीवायरस है। तो माइक्रोसॉफ्ट का एंटीवायरस क्या करता है भाई? जस्ट अ सेकंड। डिफेंडर। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर क्या करता है? माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड इज अ मॉनिटरिंग सर्विस that provides threat protection across both Azure and on-premise data centers. ठीक है, ये थ्रेट्स को प्रोटेक्ट करता है। आप अपने Azure अकाउंट सब्सक्रिप्शंस को, AWS अकाउंट्स को, गूगल के अकाउंट्स को, ऑन प्रेमाइस डेटा सेंटर्स को, सबको प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्रोवाइड सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस, डिटेक्ट्स एंड ब्लॉक्स malware, analyzes and identifies potential attacks, and it also just in time access control for ports. ठीक है, अगर कोई पोर्ट पे अटैक है तो हम इमीडिएटली वो अलर्ट कर देगा और हम बोलेगा ये पोर्ट ब्लॉक कर दो, इस पे अटैक हो रहा है। ठीक है, सो ये हमारा डिफेंडर फॉर द क्लाउड है। क्लियर है इतना? यस, नो? यस यस। ठीक है, तो ये मॉड्यूल खत्म हो गया, हम आगे दूसरे मॉड्यूल पे चलते हैं। जगदीश को कुछ बोलना है? No, continue. तो यहाँ पे हम कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे। ठीक है, सो कॉस्ट हमारा कैसे कैलकुलेट होता है अश्योर में? ठीक है, so there are some of the factors affecting the cost. पहला, resource type. Costs are resource specific, so the usage that a meter tracks and the number of meters associated with a resource depend on the resource type. जैसे मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाया तो वर्चुअल मशीन के साथ मेरे 7 रिसोर्सेज बने टोटल, तो वो ट्रैक हो जाएंगे। अगर मैं वर्चुअल मशीन 6 घंटे चला रहा हूँ तो 6 घंटे का पैसा लगेगा, 1 घंटे चला रहा हूँ तो 1 घंटे का पैसा लगेगा, 30 दिन चला रहा हूँ तो 30 दिन का पैसा लगेगा। लेकिन उसके साथ मुझे पब्लिक आईपी भी मिलता है। पब्लिक आईपी का तो घंटों के हिसाब से पैसा नहीं लगता है, मंथली पैसा लगता है। ठीक है, सो हमारे पास कंजम्पशन बेस्ड मॉडल है, हम ये यूज करते हैं, विच इज अ पे एज यू गो मॉडल। कंजम्पशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर्स ऑफ कॉस्ट। जितना आप कंज्यूम करोगे उतना पैसा लगेगा। जैसे मेरे पास 2 व्हीलर है, जितना मैं चलाऊंगा उतना पेट्रोल का पैसा लगेगा, भरवाना पड़ेगा पेट्रोल। ऐसा नहीं मैंने 10 लीटर पेट्रोल भरा है और मैं 1000 किलोमीटर गाड़ी चला रहा हूँ, वैसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग योर Azure footprint and maintaining your environment can help you identity and mitigate costs that aren't necessary, such as shutting down under used virtual machines.
अंडर यूज्ड वर्चुअल मशीन, यानी अगर मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ तो मॉनिटरिंग में मुझे पता चलेगा भाई इस टाइम से इस टाइम तक ये मेरी वर्चुअल मशीन यूज नहीं हो रही है, तो मैं शट डाउन करके रख सकता हूँ। तो मैंने शट डाउन करके रख दिया तो उतने घंटे का मेरे को पैसा नहीं लगेगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा फैक्टर कौन सा इम्पैक्ट करता है? ज्योग्राफी। ठीक है। सो सेम रिसोर्स टाइप्स कैन कॉस्ट डिफरेंट अमाउंट्स डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिक एरिया। सो ज्योग्राफी हैज एन इम्पैक्ट ऑन अज्योर कॉस्ट। मतलब क्या भाई? मैंने एक वर्चुअल मशीन लिया चेन्नई के रीजन में, साउथ इंडिया में, वो मुझे गिर रहा है भाई 10,000 रुपए महीना। सेम टाइप का मैं मशीन यूरोपियन रीजन में ले रहा हूँ, तो यूरोपियन रीजन में जो मैं मशीन लूंगा हो सकता है वो 10,500 या 11,000 रुपए गिर रहा हो, 10,500 या 11,000 रुपए गिर रहा हो। तो उस हिसाब से मेरा कॉस्ट वेरी कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में मेरा कॉस्ट वेरी कर सकता है। फिर हमारे पास नेटवर्क ट्रैफिक है। सो व्हाइल सम इनबाउंड डेटा ट्रांसफर्स आर फ्री, the cost for outbound data or data between Azure resources is impacted by billing zones। मतलब मैं जो Azure में रिसोर्सेस एक्सेस करने जा रहा हूँ मेरे कंप्यूटर से या इंटरनेट से, वो फ्री है आपको एक लिमिट तक, जैसे 5 GB पर मंथ या कुछ लिमिट तक फ्री है। लेकिन अगर Azure से मैं बाहर डेटा एक्सेस करने जा रहा हूँ, मतलब मेरे पास वर्चुअल मशीन है, उस पर मैंने गूगल क्रोम इंस्टॉल किया और वहां से मैं इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ, वो उसका पैसा लगेगा, उसका पैसा लगेगा। और अगर मेरा वर्चुअल मशीन, एक वर्चुअल मशीन इंडियन कॉन्टिनेंट में, इंडिया के रीजन में, एक वर्चुअल मशीन यूरोप के रीजन में, दोनों मेरे वर्चुअल मशीन अज्योर में पड़े हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर में, उनके बीच में जो डेटा कम्युनिकेशन होगा, मैंने 2 GB का फाइल इस वर्चुअल मशीन से दूसरे वर्चुअल मशीन पे कॉपी करने रखा, तो जो 2 GB का डेटा ट्रांसफर होगा उसका भी पैसा लगेगा, उसका भी पैसा लगेगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन। So the type and configuration of your subscription can also impact your cost. For example, the free trial lets you explore some Azure resources for free. ठीक है। तो भाई जैसे हमारे पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस होते हैं, समझो मैंने एक वर्चुअल मशीन लिया है पे एज यू गो मॉडल में, और एक वर्चुअल मशीन लिया है मैंने 3 ईयर रिजर्व्ड इंस्टेंस में, तो मेरा सब्सक्रिप्शन डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। एक ही सब्सक्रिप्शन में मुझे दोनों वर्चुअल मशीन्स का डिफरेंट डिफरेंट पैसा लग रहा है। एक का समझो भाई मुझे 10,000 महीना लग रहा है, और जो मैंने 3 ईयर रिजर्व्ड इंस्टेंस रखा है उसका 6,000 रुपए महीना लग रहा है। ठीक है। सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम साइज का वर्चुअल मशीन, लेकिन मैंने उसमें 3 इयर्स का कमिटमेंट दिया है और इसमें पे एज यू गो मॉडल रखा है। उसके अलावा भाई मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया जो मुझे अज़ूर ने दिया, ट्रायल या कोई अज़ूर पास आया, मुझे वाउचर आया, और मैंने एक पे एज यू गो मॉडल रखा, तो हो सकता है मेरा पे एज यू गो मॉडल सस्ता भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है अज़ूर के पास वाले सब्सक्रिप्शन से। दोनों में प्राइस डिफरेंस हो सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है। उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट है अज़ूर मार्केट प्लेस का। तो भाई मार्केट प्लेस क्या है? तो मार्केट प्लेस ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने सर्विसेज के रिलेटेड जाके इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हो या सर्विसेज सिलेक्ट कर सकते हो। भाई समझो आपको FortiGate फायरवॉल का वर्चुअल फायरवॉल चाहिए सिस्टम बेस्ड, तो आप जाके वो बाय कर सकते हो। आपको लिनक्स बेस्ड मशीन मिलेगा जिसपे वर्चुअल फायरवॉल FortiGate का इंस्टॉल होगा। आप जाओ, लॉगिन करो, लाइसेंस एक्टिवेट करो, आपका फायरवॉल अप एंड रनिंग हो जाएगा। अभी उसको नेटवर्क में कहाँ प्लेस करना है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है। लेकिन उसका लाइसेंस वगैरह आपको अलग से बाय करने की जरूरत नहीं, आपको वहाँ पे एक लेवल तक का मिल जाएगा। उसमें 2 टाइप के लाइसेंस मिलेंगे, एक तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड लाइसेंस मिलेगा, हर महीने पैसा दो, सर्विसेज चलती रहेगी, और एक परपेचुअल बेस, आपने अलग से लाइसेंस बाय करके रखा है, जाओ वहाँ पे लाइसेंस की ऐड करो, तो सिर्फ वर्चुअल मशीन का पैसा लगेगा, FortiGate के लाइसेंस का पैसा नहीं लगेगा। तो वो मार्केट प्लेस। दूसरा क्या है, दूसरा नाम क्या बोला आपने सर? वो FortiGate के लाइसेंस के लिए एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन एंड अनदर वन व्हाट? दूसरा परपेचुअल, वन टाइम कॉस्ट। ओके। जैसे आपने जो हम ऑन प्रेम के लिए क्या रहते हैं भाई, 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया हमने। हाँ राइट, ऑन प्रेमाइसिस के लिए। हाँ ठीक है। वो 3 साल वाला लेके मैंने उसका की डाल दिया। ठीक है। लेकिन वो डिपेंड है, फिजिकल वाला की नहीं चलेगा, उसके लिए वर्चुअल वाला ही की चाहिए मुझे, दोनों का प्राइस अलग रहेगा।
ठीक है, उसके बाद हमारे पास है Azure Marketplace allows customers to find, try, purchase, and provision applications and services from hundreds of leading service providers, which are all certified by Azure or which are all certified to run on Azure. So हमारे पास open source container platforms भी मिलते हैं, virtual machine and database images भी मिलेंगे. भाई मुझे MS SQL सर्वर का database image चाहिए, मुझे विंडोज सर्वर 2016 पे इंस्टॉल चाहिए सर्वर SQL सर्वर 2017 या SQL सर्वर 2019, मुझे इंस्टॉलेशन वगैरह सब हेडेक नहीं लेने हैं, तो मुझे वर्चुअल मशीन मिल जाएगा. जस्ट अ सेकंड. कुंदन, ठीक है, सो कुंदन ने प्रूव कर दिया है ना कुंदन? अरे ना सर, ये लैपटॉप में चार्जर में प्लग मत लगाई, प्लग ऑन करવાનું રહી ગયું તો બટન. હા, એટલે કુંદને એટલે છેલ્લે જોઈન કર્યું ને, હવે તો કુંદને કન્ફર્મ કરી દીધું પાર્ટી હું જ આપવાનો છું. ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे. सो हमें वर्चुअल इमेज मशीन्स की इमेजेस मिलती है, डेटाबेस मशीन्स की इमेजेस मिलती है, एप्लीकेशन प्री बिल्ड और प्री डिप्लॉयड सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, प्री इंस्टॉल डेवलपर टूल्स मिलते हैं, और उससे और बहुत कुछ मिलता है हमको. 10,000 प्लस लिस्टिंग्स है ऑलरेडी, और हर साल वो बढ़ते रहते हैं. ठीक है, हर साल वो बढ़ते रहते हैं. उसके बाद हमारे पास और एक कंसेप्ट है प्राइसिंग कैलकुलेटर. सो हमको अज्योर देता है, भाई आप कंफर्म नहीं हो कि आपको क्या लेना है, आप सर्विस सेलेक्ट करो, उसका टेंटेटिव यूसेज डालो, मैं आपको टेंटेटिव कॉस्ट निकाल के दे दूंगा. ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट आपके यूसेज और रीजन पे डिपेंड होगी, लेकिन आपको टेंटेटिव या ऑलमोस्ट एस्टिमेट निकाल के दे दूंगा. एस्टिमेट क्या होता है? एस्टिमेट होता है भाई इसके आसपास आपका कॉस्ट लगेगा. लेकिन समझो आपने डाला है भाई मैं 15 घंटे यूज करूंगा और रोज के 20 घंटे यूज कर रहे हो. ठीक है, मतलब आपने बोला वीकली में 15 घंटे यूज करूंगा, लेकिन आप 20 घंटे यूज कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द मंथ क्या हुआ भाई? 5 घंटे हर सप्ताह यूज, यानी 20 घंटे महीने का तो आपने एक्स्ट्रा यूज कर लिया, तो उसका तो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा. ठीक है, सो द प्राइसिंग कैलकुलेटर इज अ टूल that helps you estimate the cost of Azure products. The options that you can configure in the pricing calculator vary between products, but basic configuration options include, basic configuration में क्या मिलता है? कौन से रीजन में चाहिए, कौन सा टीयर टाइप है, बिलिंग ऑप्शन क्या है. ठीक है, बिलिंग ऑप्शन मतलब हाँ साइज वगैरह, इंस्टेंस टाइप वगैरह. ठीक है, उसके अलावा सपोर्ट ऑप्शन क्या चाहिए आपको, कौन सा प्रोग्राम एंड ऑफर कोई है उसमें ले रहे हो, डेवलपमेंट यहाँ टेस्टिंग का प्राइस है क्या प्रोडक्शन का प्राइस है. डेवलपमेंट टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हो तो डेवलपमेंट टेस्टिंग का प्राइस कम होता है, लेकिन आप उसे प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते. ठीक है, इसका मैं डेमो नहीं देने वाला हूँ, ये AZ 900 का क्वेश्चन है. सो आप प्राइसिंग कैलकुलेटर सर्च कर सकते हो गूगल पे और जाके यूज कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो. ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे. इसके अलावा हमारे पास TCO है. फिर TCO क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है. फिर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या होता है? तो ये मेरे पास एक तो है ऑन प्रेम मैं सर्वर लगा रहा हूँ और एक अज्योर पे लगा रहा हूँ. ठीक है, तो भाई ऑन प्रेम में मैं क्या लगा रहा हूँ, तो डेटा सेंटर का मेरा कॉस्ट निकल रहा है 93%. मेरा समझो कितना कॉस्ट आया, कितना कॉस्ट है? 3,07,02,495 इतना कॉस्ट आया. तो डेटा सेंटर सेटअप करने का मेरा कॉस्ट आया 93%, नेटवर्किंग करने का मेरा 2% कॉस्ट आया, स्टोरेज का 4% कॉस्ट आया, कंप्यूट का तो अभी मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया, अभी तो सर्वर वगैरह लगने बाकी है. जबकि यहाँ पे मैंने अगर अज्योर पे लिया है तो अज्योर पे मेरा स्टोरेज कॉस्ट 50% जा रहा है, नेटवर्किंग का 43% जा रहा है, डेटा सेंटर का 0% है, कंप्यूट का 7% है, और मेरा $5,95,618 का कॉस्ट आया. तो ये ऑन एन एवरेज हम जब TCO कैलकुलेट करते हैं तो 5 से 7 साल का कॉस्ट निकलता है.
तो आप इसमें दोनों फैक्टर्स लेते हो, कैपेक्स और ओपेक्स, जबकि यहाँ पे तो आपका सिर्फ ओपेक्स लगता है, यहाँ पे सिर्फ ओपेक्स लगता है। सो टोटल a tool to estimate cost savings you can realize by migrating to Azure. आप Azure पे जाते हो ऑन प्रेमाइज के मुकाबले, तो आपका कितना पैसा लगेगा, यहाँ 5 साल में आप कितना पैसा स्पेंड करोगे अप्रोक्सीमेटली, वो Azure कैलकुलेट करके दे देता है। तो भाई आपका टोटल कॉस्ट कितना हुआ ओनरशिप लेने का। सो रिपोर्ट कंपेयर्स द कॉस्ट ऑफ ऑन प्रेमाइज infrastructures with the cost of the using Azure products and services in the cloud. इसका भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो TCO और उसे यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास Azure कॉस्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, सो कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? सो कॉस्ट मैनेजमेंट को बहुत सारी चीजें मिलती है। तो पहला तो हमको रिपोर्टिंग मिलता है, बिलिंग रिपोर्ट्स मिलते हैं हमको, डेटा एनरिचमेंट है, हमको यहाँ पे एस्टिमेट देता है भाई कौन से सर्विस ने कितना कंज्यूम किया, कौन से रिसोर्स ग्रुप ने कंज्यूम किया, कौन से रिसोर्स ग्रुप ने, कौन से रिसोर्स टाइप ने, सब कुछ हमको दिखता है। और टेंटेटिव कॉस्ट दिखता है कितना यूज किया, और उसका फोरकास्ट भी देख सकते हो आप कितना आप महीने में यूज करने वाले हो। बजट हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, अलर्ट सेट कर सकते हैं, भाई आप समझो $100 का अलर्ट सेट किया, भाई $100 हो जाए तो मेरे को एक मेल आ जाना चाहिए, आपको मेल आ जाएगा। या बजट भी सेट कर सकते हो, तो बजट में भी आप बजट सेट करते हो, भाई आप आगे चल के उसको क्या करना है, भाई बजट कंप्लीट होने के बाद मशीन बंद कर देनी है क्या। ठीक है, वो भी सब कर सकते हो। और आप रिकमेंडेशन में भी सेट कर सकते हो, भाई जो रिकमेंड करेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके अलावा हमारे पास टैग्स आते हैं। तो टैग्स में क्या है, टैग्स का फायदा ये है कि हम कौन सा ओनर का वर्चुअल मशीन है, ठीक है, कौन सा कॉस्ट सेंटर है, किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पे कॉस्ट सेंटर मार्केटिंग दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ओनर का नाम दे सकते हैं टैग्स में, डिपार्टमेंट दे सकते हैं, क्या एनवायरनमेंट है, प्रोडक्शन है, टेस्टिंग है, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे हम टैग्स डिफाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे रिसोर्सेज को सेपरेट ऑर्गेनाइज करने के लिए टैग्स यूज करते हैं। इसका बिलिंग से रिलेटेड या कोई हमारे रिसोर्स से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ आप जैसे, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कोई फोल्डर यूज करते हैं, तो फोल्डर का हम नाम देते हैं, भाई मैंने ई ड्राइव में रखा है तो इस चीज का फोल्डर है, एफ ड्राइव में रखा है तो इस चीज का फोल्डर है। इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइड्स मेटा डेटा फॉर योर Azure resources, logically organizes resources into a taxonomy, consist of a name value pair, ये name है, ये इसका value है। ठीक है, so name value pair हम define कर सकते हैं। Very useful for rolling up and billing information. So आप टैक्स के बेसिस पे भी देख सकते हो रिपोर्ट निकाल के कि भाई इस ओनर का या इस डिपार्टमेंट का मेरे को कितना बिल पड़ा है। क्लियर है यहाँ तक? यस। ठीक है, तो मैं आज इतना ही रखता हूँ, कल हम ये कंप्लीट कर लेंगे, परसों से कंप्लीट लैब्स चालू होगी। क्लियर है? यानी आपको सब ओवरव्यू दे दिया है मैंने, ओवरव्यू दे दिया है हम Azure में क्या है क्या नहीं। ठीक है, कल हम गवर्नेंस एंड कंप्लायंस का सेक्शन और मैनेजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स और मॉनिटरिंग टूल्स का सेक्शन कवर कर लेंगे थियरी का। परसों से कंप्लीट प्रैक्टिकल होगा। ओके, और ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल देखेंगे सेम टाइम 9 PM। क्या आगे कंटिन्यू करूं और आधा घंटा?